हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मॉडल पेपर 2024 रसायन विज्ञान क्लास 12th का सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में फंस सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहना, पूरा आप लोग का क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रसरण दाब 2.57 × 10³ बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन फुलफिल पूरा भरा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, हाफ भरा होता तो भी स्टेबल होता है। तो आप देख रहे हैं डी में या तो 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो 5, तो इसमें 5 है ना, तो ये बी वाला दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल बनाएंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पाँचों में होगा, तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। इसमें 3D5 ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकुल CONH3 का होल 6Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये आयनित होगा ना, तो इसमें 4 आयन देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 लास्ट वाला सही होगा। इसमें क्वथनांक का बढ़ता क्रम क्या होगा, सबसे पहले होगा ये लिखा हुआ है, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। उसके बाद ये ईथर है, उसके बाद यहाँ पर ये एल्डिहाइड है और ये एल्कोहल है। ये बढ़ता हुआ क्रम है क्वथनांक का, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण से बनता है। तो ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण से इसमें बनता है प्राथमिक एलिफैटिक मीन, ये बनता है। ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही हो जाएगा। अगला है, माल्टोस बना होता है। तो माल्टोस बना होता है 2 अणु ग्लूकोज का, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट वाला सही होगा। 2 अणु ग्लूकोज से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, वांट हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए। यहाँ अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। तो ये आप लोग को बताना है इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन। वांट हाफ गुणांक विलय के प्रेक्षित मोल तथा सैद्धांतिक मोल के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। अणुसंख्य गुणों के सभी मान विलय के अणुभार के व्युत क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतराकाशी यौगिक क्या है। इस प्रकार की यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली भांति से ज्ञात क्यों है। तो इसका आंसर देखते हैं। अंतराकाशी यौगिक संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में परमाणुओं के मध्य बचे रिक्त स्थान अंतराकाशी में छोटे आकार वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरान या कार्बन व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अंतराकाशी यौगिक क्या होता है, इसमें जैसा कि यहाँ पर लिखा गया, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में परमाणुओं के मध्य, मतलब परमाणु जो व्यवस्थित होते हैं ना, उसके बीच में रिक्त स्थान रहता है, उसी के बीच में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरान और कार्बन व्यवस्थित हो जाते हैं। वह बने यौगिक को, ऐसे बने यौगिक को अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। तो इस प्रकार के यौगिक को अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे टाइटेनियम, कार्बन, Mn4 नाइट्रोजन, Mn4n और Fe हाइड्रोजन, और यहाँ पर लिखा हुआ है वेनेडियम 0.56 और TiH 1.72, ये एग्जाम्पल हैं। इत्यादि इन यौगिक में धातुओं की कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती है। संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षक होते हैं, अतः ये अंतराकाशी यौगिक आसानी से बना लेते हैं। तो डी कक्षक क्या होते हैं, इसमें पूरे भरे नहीं होते हैं, डी कक्षक होते हैं, अतः ये अंतराकाशी यौगिक आसानी से बना लेते हैं। संक्रमण धातु में रिक्त डी कक्षक पाया जाता है, इसीलिए इसमें अंतराकाशी स्पेस बचता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। तो आइए समझते हैं स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या होता है। क्रिस्टल क्षेत्र, विपाटन ऊर्जा
और यहाँ पर लिखा है CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विभिन्न लिगेंडों के लिए अलग अलग होती है। जब लिगेंड को उसकी बढ़ती हुई CFSE के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रेणी को स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसा कि आगे लिखा गया है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए डी कक्षक का विपाटन कम होता है और इसीलिए डेल्टा ओ का मान कम होता है। डेल्टा ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल। सामान्यतः लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता को क्रम में एक श्रेणी में निम्नानुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा गया है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, ये बढ़ता हुआ क्रम है, लिगेंडों का यह बढ़ता हुआ क्रम है पीरियडिटी का। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। दूसरे का घ नंबर है, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्लोरो एथेन से ब्यूटेन और एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। आइए इसका सलूशन देखते हैं। क्लोरो एथेन से ब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे। ये क्लोरो एथेन है, 2Na से क्रिया कराया गया तो ये बन गया ब्यूटेन, 2NaCl बाहर हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा बूटर जब क्रिया, ये बूटर जब क्रिया है। अगला इसमें दिया हुआ एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, तो एनिलीन का फार्मूला HCl से क्रिया कराया गया तो क्लोरोबेंजीन बन गया। अगला क्वेश्चन है तीसरे का नंबर, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के इसमें का नंबर दिया, हिमांक अवनमन योम हिमांक की गणना कीजिए। हिमांक अवनमन बताना है और हिमांक की गणना करना है। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं हम लोग। तो चलिए तीसरे का नंबर का सलूशन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है WB, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में, तो इसमें विलय का भार WB है और यहाँ पर WA विलायक का है और यहाँ पर ये विलय का और भार निकाला गया तो 62 आ गया और हिमांक में अवनमन का ये फार्मूला होता है और इसमें सभी मान को रखा गया तो सॉल्व करने पर ये आ गया और यहाँ पर आगे इसको सॉल्व किया गया है तो विलेन का हिमांक यहाँ पर ये आंसर आ गया, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में है, तीसरे का ख नंबर है, निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण और प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलन। तो इसमें रिएजेंट का नाम लिखना है। तो इसमें दिया हुआ तीसरे का ख नंबर, प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, तो इसमें K2Cr2O7 और KMnO4 यूज होता है और इसका ऑक्सीकरण होता है ना, तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है। और प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलीकरण, तो इसका निर्जलीकरण हुआ H2O के तो प्रोपीन बन गया है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, निम्नलिखित में विभेद कीजिए एसीटिल्डिहाइड तथा एसीटोन में और एसीटोफिनोन एवं बेंजोफिनोन में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एसीटिल्डिहाइड तथा एसीटोन में विभेद। एसीटिल्डिहाइड एसीटिल्डिहाइड Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, इसमें लाल अवक्षेप प्राप्त होता है जबकि कोई क्रिया नहीं करता है एसीटोन। एसीटिल्डिहाइड रजत दर्पण बनाता है जबकि एसीटोन कोई क्रिया नहीं करता है। एसीटिल्डिहाइड गुलाबी रंग, मतलब इसकी क्रिया कराने पर ये गुलाबी रंग देता है एसीटिल्डिहाइड, जबकि कोई क्रिया नहीं करता है। तो ये 3 पॉइंट लिख देंगे, इतना बहुत है। अगला इसी में दिया था बेंजोफिनोन और एसीटोफिनोन में अंतर। तो चलिए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। तो ये है एसीटोफिनोन और ये है बेंजोफिनोन। तो एसीटोफिनोन जो होता है वो आयोडो फॉर्म ऑफ क्रिया देता है जबकि बेंजोफिनोन जो होता है वो आयोडो फॉर्म ऑफ क्रिया नहीं देता है। ये डिफरेंस आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, DNA में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। क्षारकों की संरचना चित्र बनाना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर DNA में क्या पाया जाता है, DNA में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है। तो यहाँ पर ये एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल और थायमिन सबका स्ट्रक्चर बनाया गया है। आप लोग यहाँ से इसको बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। और DNA फिंगरप्रिंट का फिगर बनाना होगा तो आप लोग इसको बना सकते हैं जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है।
चलिए चौथे का नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? इसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है? ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। इसका मेन रीजन है आंशिक आसवन पर एथेनॉल पानी का मिश्रण लगभग का घोल देता है। एथेनॉल की मात्रा से 95% तरल और वाष्प चरण में इसकी संरचना समान होती है और इसीलिए इन्हें अलग करना संभव नहीं है। मेनली इसका रीजन यही है। और आप लोग यहाँ से पूरा सलूशन लिख सकते हैं क्योंकि ये कितने नंबर में पूछा? ये पूछा गया आप लोग को 3 नंबर में पूछा गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी लिख लीजिए और आगे भी यहाँ पर इसी के बारे में लिखा गया पूरा, तो यहाँ पर ये लिख लीजिए। यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है चौथे का खा नंबर है, किसी वैद्युत अनवघट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो चलिए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है चौथे का खा नंबर क्वेश्चन, मोलर चालकता क्या है? आइए इसको समझते हैं। मोलर चालकता क्या है? स्थिर ताप एवं निश्चित सांद्रण या तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता उस विलयन की चालकता होती है जिसमें पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होता है। इसे कप्पा यम से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें पूछा था, आगे भी इसी में पूछा था कि वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता। आगे इसमें दिया हुआ किसी विलयन की मोलर चालकता पदार्थ के 1 ग्राम मोल को घन सेंटीमीटर में वी घन सेंटीमीटर में विलय करने से उत्पन्न हुए सभी आयनों की चालकता होती है। तुल्यांकी चालकता के समान ही मोलर चालकता भी विलयन की विशिष्ट चालकता से संबंधित होती है। आइए इसी में समझते हैं सांद्रता का प्रभाव क्या होता है। सांद्रता या तनुता के साथ साथ विलयन में आयनों की संख्या तथा उसकी आयनिक गतिशीलता में परिवर्तन होता है। इसी में आगे लिखा है, अतः सांद्रता में विलयन की चालकता में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार सांद्रता बढ़ाने या कम करने पर विलयन में आयनों की संख्या बढ़ती है, अर्थात मोलर चालकता में वृद्धि होती है। चलिए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है चौथे का ग नंबर, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोट की है और इसी में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है अवकल वेग समीकरण लिखिए और दूसरा इसमें दिया हुआ है बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगला इसमें दिया है ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। चौथे का ग नंबर क्वेश्चन का सलूशन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिंपली यहाँ तक पूरा। क्वेश्चन है, इसी में घ नंबर है चौथे का, निम्नलिखित का कारण लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है Cr डबल पॉजिटिव प्रबल अपचायक है जबकि Mg मैग्नीज थर्ड प्रबल ऑक्सीकारक है। और इसी में दूसरा दिया है आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी होता है। इसका रीजन क्या है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर चौथे के घ नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सलूशन दिया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आगे विस्तार से समझाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को कम टाइम में रिवीजन करने में थोड़ा आसानी रहे। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसमें 5वें क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। 5वें का नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है? डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्य का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? तो चलिए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वें का नंबर है, ईंधन सेल दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। इसमें दिया हुआ प्राथमिक बैटरी
एक बार सेल क्षमता खत्म होने के पश्चात पुनः उपयोग नहीं होता है। और द्वितीयक बैटरी क्या होती है, इसी में इन्हें आवेशित कर पुनः काम में लाया जा सकता है, इसमें द्वितीयक बैटरी को। आगे इसी में दिया हुआ है ईंधन सेलों को द्वितीयक सेल की तरह बार बार आवेशित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ईंधन की लगातार आपूर्ति रहने के साथ साथ यह सेल निरंतर काम करते हैं, प्रत्यक्ष वैद्युत ऊर्जा देते हैं। ईंधन सेलों का उपयोग अपोलो स्पेस प्रोग्रामों में वैद्युत शक्ति उत्पन्न करने में होता है। आगे से में लिखा है सीसा संचायक सेल में डिस्चार्ज के समय एनोड का पीबी तथा कैथोड का PbO2 PbSO4 में बदल जाता है। सीसा संचायक सेल, आइए इसमें समझते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर नेट रिएक्शन लिखा है, डिस्चार्ज के समय कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सी अभिक्रिया होती है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है इसमें 5वें का खा का पहला नंबर, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है 5वें का खा का पहला नंबर है ये, तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं हम लोग। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया जानते हैं T=2.303/K और log A/A-X होता है, ये हो गया। और माना कि प्रारंभिक सांद्रता इसमें A है और अंतिम सांद्रता A-X होता है, यही दिया हुआ है 1/16। और K बराबर कितना दिया हुआ है, 60 सेकंड दिया हुआ है, सेकंड इनवर्स। और फार्मूले में रख के सभी मान को रख दिया गया है और इसको सॉल्व करने पर जो T का मान आया है वो 4.62 × 10⁻² सेकेंड आया। ये इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी में खा का दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, T½ की गणना करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण होता है K = 2.303/T log। यहाँ पर आप लोग इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं A/A-X लिख सकते हैं। और यहाँ पर T बराबर जो दिया हुआ 40 मिनट दिया हुआ है और A = यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर X का मान जो दिया हुआ है वो X का मान पूरा कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मान रखा गया, ऊपर A का मान तो 100 ऑलवेज होता है तो 100 दिया गया और X का मान 30 है ना, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। तो यहाँ से कैंसिल हुआ, आगे इसको सॉल्व किया गया तो यहाँ से K का मान आ गया 0.00892 आ गया, यह आ गया। और आगे इसको सॉल्व किया गया। आप जानते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का समीकरण होता है 0.693/K होता है। K का मान इसी में रख दिया गया, आगे इसको सॉल्व किया गया तो T½ बराबर आ गया 77.7 मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। 5वें का ग नंबर है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 5वें का ग का पहला नंबर अपचयन द्वारा, तो यहाँ पर ये लिखा गया है पहला और यहाँ पर ये लिखा गया दूसरा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों क्वेश्चन का सलूशन है। अगला क्वेश्चन इसमें ग का दूसरा नंबर है, विटामिन A व C हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। तो चलिए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है विटामिन A। विटामिन A का नाम रेटिनॉल होता है, वह इसके सूत्र C20H30O होते हैं। विटामिन A संक्रमण रोधी कारक, आँखों व त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक धुंधले प्रकाश में देखने के लिए आवश्यक होते हैं। इसका काम स्रोत क्या होता है विटामिन A का, मछलियों का यकृत तेल, कॉड, लीवर ऑयल, मांस आदि ये क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। विटामिन C के बारे में देखते हैं। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसका सूत्र C6H8O6 होता है। महत्व प्रतिस्कर्बी कारक, रुधिर
वहिकाओं को प्रबल रखने में तथा मसूड़ों और दांतों के स्वास्थ्य में आवश्यक होता है। स्रोत क्या होता है? संतरे, नींबू, मौसमी और ये सभी स्रोत हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए पचवे के घा नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। पचवे के घा का पहला नंबर क्वेश्चन है, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है? तो द्विदंतुर लिगेंड क्या होता है? ऐसे लिगेंड जिसके पास डोनर एटम 2 होता है उसको द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। और उभय दंतुर लिगेंड क्या होता है? ऐसे लिगेंड जिसके पास डोनेट करने के लिए 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होता है बट वन टाइम में वो नहीं डोनेट करता है। तो चलिए जैसा कि यहाँ पर लिखा गया, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। द्विदंतुर लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं बाइडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। ये लिगेंड एक ही समय में दोनों दाता परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 उपसंयोजक आबंध बनाते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। ये बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल लिखा गया है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। एथिलीन डाइमीन है, ये ऑक्सलेट है, ये सभी बाइडेंटेड लिगेंड हैं। अगला इसी में है उभय तंतु लिगेंड, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ना, वही है भी है। ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक डोनर एटम होते हैं परंतु संकुल बनाते समय सेंट्रल मेटल एटम के साथ उनमें से केवल कोई एक ही डोनर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से आबंधित रहता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। यहाँ NO2 एम्बिडेंटेड लिगेंड है, CN, ये सभी एम्बिडेंटेड लिगेंड है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। आइए इसी में समझते हैं किलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है। किलेट प्रभाव क्या होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देख रहे हैं किलेट प्रभाव। ऐसे द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड जिनमें 2 या 2 से अधिक डोनर एटम एक ही समय में किसी सेंट्रल मेटल एटम से 2 या 2 से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर रिंग का निर्माण करते हैं, जिसे किलेट लिगेंड कहते हैं। इस प्रकार बना संकुल यौगिक किलेट कहलाते हैं तथा किलेट की निर्माण की प्रक्रिया किलेटीकरण अथवा किलेटिंग प्रभाव कहलाता है। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। यहाँ CO डबल पॉजिटिव है और ये एथिलीन डाइमीन है, और ये जब जुड़ा है यहाँ पर ना, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, और रिंग जो है वो स्टेबल होता है। चलिए 6वें नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन में दिया है क्या होता है जब, इसमें पहला दिया मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया KCN से होती है, एथिल क्लोराइड की अपक्रिया जलीय KOH से होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अपक्रिया मैग्नीशियम से होती है, N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अपघृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, पहला इसमें है मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया KCN से होती है। तो मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया KCN से कराते हैं, तो ये बन जाता है CH3CN और KCl पार हो जाता है। अगेन CH3CN की क्रिया H3O पॉजिटिव के साथ में कराते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अगला इसी में दिया हुआ है C2H5Cl, एथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय KOH या NaOH के साथ होती है, तो यहाँ पर इसकी क्रिया कराया गया तो एथिल अल्कोहल बन गया है। अगला इसी में दिया था शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया Mg के साथ होती है, तो यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, आप लोग इसको लिख लीजिए। अगला इसी में दिया होता है N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अपघृत किया जाता है, तो एल्कोहलिक KOH के साथ में इसकी क्रिया करा गया, तो ये कंपाउंड बन गया है। अगला इसी में दिया था क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है, तो क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ में उच्च ताप पर जल अपघटन किया गया, तो ये बन गया है सोडियम फिनॉक्साइड बन गया है, ये कंपाउंड बन गया। चलिए इसी में 6वें का खा का 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। तनु HNO3 की फिनाल से अपक्रिया, ब्रोमीन की CH2 में फिनाल के साथ अपक्रिया, और इसमें दिया प्रोपेन 1 आल का क्षारीय के MnO4 के साथ ऑक्सीकरण। तो ये तीनों का सोल्यूशन आइए हम लोग देखते हैं। और ये सब आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ, कोल्बे अपक्रिया, रायमंड टीमन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को लिंक दे दे रहा हूँ, उसको देख लेना। अभी इसका मैं फेस वीडियो में मैं आप लोग को इसका सोल्यूशन बताऊंगा। चलिए पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहला दिया हुआ था इसमें तन HNO3 नाइट्रिक एसिड की फिनाल से अपक्रिया, तो नाइट्रिक एसिड की फिनाल के साथ में क्रिया कराते हैं, तो एक पैरा पे चला जाता है, मतलब आर्थोनाइट्रोफिनाल,
और ये है पैरानाइट्रोफिनाल, ये बन जाता है। अगला इसी में दिया था दूसरा, प्रोपेन 1 आल का क्षारीय के मेन्यू 4 के साथ ऑक्सीकरण होता है, तो यहाँ पर अल्कोहल का ऑक्सीकरण पहले होता है तो एल्डिहाइड बनता है, और दोबारा इसका भी अगर ऑक्सीकरण कराएंगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तीसरा दिया ब्रोमीन की CH2 में फिनाल के साथ अपक्रिया, तो यहाँ पर फिनाल की Br2 के साथ क्रिया करा गया, यहाँ पर लिख देंगे आप लोग CH2, तो ये बना आर्थो ब्रोमोफिनाल, ये पैरा ब्रोमोफिनाल बना है, ये इसका रिएक्शन हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। 7वें का नंबर है, 7वें का 8वां नंबर देखेंगे। निम्नलिखित यौगिक की संरचना बनाइए, इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया, पहला 4 क्लोरो पेंटेन 2 ओन, तो ये इसका सोल्यूशन है। ये 4 क्लोरो, जैसे नंबरिंग यहाँ से करेंगे ना, तो 4 पे क्लोरो लगा तो 4 क्लोरो, और उसके बाद पेंटेन 5 कार्बन पेंटेन लिख दिया, और 2 नंबर पे ओन ग्रुप CO लगा था तो ये लिख दिया गया। दूसरे का सोल्यूशन ये है, तीसरे का सोल्यूशन ये है, चौथे का ये है, और 5वें का सोल्यूशन, 5वें नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है। आप लोग इसको भी लिख लीजिए। चलिए इसमें अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। 7वें का ख नंबर है, निम्नलिखित के कारण बताइए। इसमें पहला दिया हुआ है एथिलेमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं, और दूसरा इसमें दिया है एनिलीन फ्रेडल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, इसका रीजन। और तीसरा दिया है एरोमेटिक इम्यूनो के डाईएजोनियम लवण एलिफैटिक इम्यूनो से प्राप्त लवण से अधिक अस्थायी होता है, क्यों, इसका रीजन बताना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे। पहले नंबर है इसमें एथिलेमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं, क्यों, तो एथिलेमीन जो होता है ना वो जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि एनिलीन जो होता है वो जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसीलिए एथिलेमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन जल में विलय नहीं है। इसका रीजन यहाँ पर लिखा गया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। तो आइए समझते हैं हम लोग कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित क्यों नहीं करता है। तो ये है एनिलीन, इसकी क्रिया ये है, एक प्रकार का बेस होता है और इसकी क्रिया लुईस एसिड AlCl3 के साथ में कराते हैं। तो ये क्रिया करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स साल्ट बना लेता है जो एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लगता है। जैसा कि यहाँ पर रीजन लिखा गया है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया लुईस अम्ल और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। एनिलीन क्षारीय स्वभाव के कारण AlCl3 से क्रिया कर लवण का निर्माण कर लेता है। इसमें NH2 समूह होने के कारण बेंजीन वलय निष्क्रिय हो जाती है, अतः फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। इसका रीज़न यही है कि जो NH2 समूह होने के कारण बेंजीन वलय क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, अतः फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया एनिलीन शो नहीं करता है। इसका मेनली रीज़न यही है। और इसी में आगे लिखा हुआ था तीसरा नंबर, एरोमेटिक इम्यूनो में डायजोनियम लवण एलिफैटिक इम्यूनो से प्राप्त लवण से अधिक अस्थायी होता है। आइए इसका रीज़न समझते हैं। यह है डायजोनियम साल्ट, एरोमेटिक डायजोनियम लवण है, और अनुनाद के कारण ये क्या होता है, अनुनाद के कारण ये अस्थायी होता है, जबकि जो हम एलिफैटिक वाला लेते हैं ना वो ये अनुनाद नहीं दिखाता है, रेजोनेंस शो नहीं करता है, इसलिए ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो ये बेंजीन वाला होता है ये रेजोनेंस शो करता है इसलिए स्टेबल है, और एलिफैटिक वाला है वो रेजोनेंस शो नहीं करता इसलिए अस्थायी नहीं होता। सिंपली इसका रीज़न यही है। इसमें जितने क्वेश्चन को बताया गया उसको कई बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन है जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में फंस सकते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ाई करते रहें आप लोग। ऑल द वेरी बेस्ट।